पाठ 19 महाकवि कालिदास, जिसके लेखक है नरपत बारहट हड़वेचा। राजस्थानी संस्कृति के शोधकर्ता नरपत बारहट हड़वेचा ने M.A. B.Ed की उपाधि प्राप्त की है। जय नारायण विश्वविद्यालय जोधपुर से वे संलग्न हैं। उनकी विशेष रुचि काज लेखन में है। वे संस्कृति के प्रवाहों और प्रवाहों को समझने में यत्नशील है। महापुरुषों को नमन करते हुए आपने लिखा है, जिन्होंने देश सेवा की खातिर अपना घर परिवार छोड़ ऐशो आराम त्याग कर भूखे प्यासे नंगे पांव रहकर देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सर्वस्व कुर्बान किया है, वे वंदनीय है। महापुरुषों की जीवनियाँ आपकी प्रसिद्ध कृति है। इस संग्रह में कुल 60 प्रसिद्ध महापुरुषों का जीवन चरित्र अंकित है। प्रस्तुत जीवनी महाकवि कालिदास में कालिदास के जन्म और परिचय का एक एवं उनकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाओं का विवरण है। इस कृति से यह संदेश मिलता है कि किसी बच्चे को बुद्धू या मूर्ख मानना नहीं चाहिए, क्योंकि वह मौका मिलते ही हीरे की तरह चमक सकता है। तो इस महाकवि कालिदास की जीवनी पर से लिया गया ये गद्यांश है और उसमें ये बताया है कि अक्सर पूरे क्लास के अंदर जो बच्चे हमें पढ़ाई में कमज़ोर लगते हैं, लेकिन सही अर्थ में कमज़ोर नहीं होते। हो सकता है कि उनकी पारिवारिक स्थिति या आर्थिक स्थिति या मानसिक स्थिति के पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं और इस वजह से वो अपना पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा सकते। लेकिन जैसे ही उनको मौका मिलता है तो वो अपने आप ऊंचाइयों को छूने लगते हैं। यही बात कालिदास के कैरेक्टर के द्वारा यहाँ पे बताया गया है। अक्सर हम देखते हैं जो पढ़ाई में कमज़ोर तो उसकी मजाक किया करते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं, उनको भला बुरा कहते हैं। ख़ास तौर पर कई लोगों को उनके नाम पाड़ दिए गए होते हैं, है ना, पेट नेम से या उपनाम से उनको मजाक के रूप में व्यंग में उनको बुलाया जाता है। लेकिन ये गलत है, क्योंकि हर एक इंसान के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ से वो सफलता की ओर सर जा सकता है। तो देखते हम इस महाकवि कालिदास के पाठ के जरिए कि एक बुद्धू मूर्ख इंसान, लड़का, युवक किस तरह एक बुद्धू व्यक्ति से महाकवि कालिदास बनता है। तो आगे पाठ में देखेंगे हम। तो पहला पैराग्राफ है, कालिदास को हम मात्र संस्कृत के महाकवि के रूप में जानते हैं। ये अंडरलाइन करना है कि संस्कृत के महाकवि के रूप में कौन जाना जाता है, तो कालिदास। स्वयं महाकवि कालिदास ने अपने विषय में कुछ नहीं लिखा है। हर्षचरित के शुरू में कवि बाण ने कालिदास का उल्लेख किया है। इससे पता चलता है कि कालिदास बाण से पहले हुए हैं। एक स्थान पर स्वयं कालिदास ने अपने अभिभावक के रूप में विक्रम नाम का उल्लेख किया है। वह कौन सा विक्रम है, इस बात का अभी पूरी तरह पता नहीं चल पाया। फिर भी उन्हीं राजा विक्रमादित्य और राजा भोज का समकालीन मानकर कितनी कथाओं का नायक बनाया गया है। तो ये भी अंडरलाइन करना है कि उनके जो अभिभावक थे, जो उच्चतम समय के जो राज्य के राजा थे, वो राजा विक्रमादित्य थे और उनके राज्य से कवि के रूप में वो थे। आगे हैं, विभिन्न भाषाओं में पहेलियों और लोक कथाओं में उनकी विद्वता, कविता और चमत्कारिक प्रसंगों का वर्णन मिलता है। तो खुद कवि कालिदास ने अपने बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन एकाध जगह पे उनके बारे में ये जानने मिल सकता है कि वो किसके समकालीन थे, राजा विक्रमादित्य और राजा भोज। तो ये भी अंडरलाइन करना है, परीक्षा में पूछा जाता है। अब आगे है जन्म और परिचय कालिदास के बारे में। तो कुछ विद्वानों ने कालिदास का जन्म 365 ईस्वी तथा निधन 445 ईस्वी माना है। ये भी अंडरलाइन करना है, परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। महाकवि कालिदास के जन्म स्थान के बारे में ठीक पता नहीं चलता। कुछ विद्वानों ने उनका जन्म स्थान उज्जैन यानी वर्तमान उज्जैन MP में जो पड़ता है उज्जैन
वो है जन्म स्थान, ये भी अंडरलाइन करना है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। माना जा है जो सही लगता है, क्योंकि मेघदूत में स्वयं कवि ने उज्जैनी को विशेष दर्शनीय कहा है और लंबा रास्ता पड़ने पर भी उधर से जाने के लिए बादल से अनुरोध किया है। उनका जो महाकाव्य है मेघदूत, उसमें उन्होंने खुद उज्जैन के बारे में प्रशंसा भी की है और उसका महत्व भी बताया है और उसके बारे में बहुत सारे वर्णन हैं। तो इसलिए विद्वानों का मानना है कि उनका जन्म स्थल जो है वो उज्जैन है। आज का उज्जैनी में उन दिनों राजा विक्रमादित्य का राज्य था और वहाँ पे कौन राजा थे? विक्रमादित्य, यह अंडरलाइन करना है। आगे है, साहित्य और कला की उन्नति चरम सीमा पर पहुंची थी। राजा विक्रमादित्य ने अपने नाम से ही विक्रम संवत चलाया था। ये भी अंडरलाइन करना है कि आज जो हिंदू कैलेंडर के अंदर जो वार्षिक मास गिने जाते हैं वो विक्रम के ऊपर से ही है। विक्रमादित्य विक्रम संवत चलाया जाता है। समय समय पर उन्होंने सोने के जो सिक्के चलवाए थे उनसे उनके राज्यकाल का ठीक पता चलता है। विक्रमादित्य के शासन काल में जितना वैभव देश में था, जितनी साहित्य तथा कला की उन्नति हुई, उतनी कभी नहीं हुई है। यानी कि विक्रमादित्य के समय में हमारे देश जो उनका जो राज्य था उसके अंदर हम कह सकते हैं कि सोने की चिड़िया जो कहा गया वो सही साबित होता है। उस समय देश का वैभव बहुत ज़बरदस्त था और बहुत सारी उन्नति हुई थी। स्वर्ण युग जिसे कह सकते हैं, उतना कभी नहीं हुई। एक से बढ़कर एक कवि, साहित्यकार और वैज्ञानिक इस युग में उत्पन्न हुए। राजा विक्रमादित्य स्वयं साहित्य और संगीत के अच्छे जानकार थे। संस्कृत भाषा की उन्नति भी इसी काल में ही अधिक हुई थी। आगे है, अपने पूर्व जीवन में बुद्धू माने जाने वाले कालिदास विक्रमादित्य के दरबारी कवियों में सर्वश्रेष्ठ, ये भी अंडरलाइन करना है। कालिदास के अतिरिक्त 8 और कवि भी दरबार में थे जो नवरत्न कहलाते थे। तो ये अंडरलाइन करना है कि कालिदास के अलावा और 8 कवि थे और उन सभी से मिलकर दरबार में नवरत्न थे और उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ कालिदास थे। आएगा पैराग्राफ है, कालिदास के विषय में कहा जाता है कि वे युवावस्था तक निरक्षर थे। निरक्षर यानी उनको कुछ अक्षर ज्ञान नहीं था। जिस डाल पर बैठते उसे ही काटते थे। निरक्षर होने पर भी वह इतने विद्वान और महाकवि किस तरह बन गए, इसकी भी एक बड़ी विचित्र और रोचक कहानी है। तो वो किस तरह एक बुद्धू मूर्ख व्यक्ति में से कवि कालिदास बने, उसके बारे में एक कहानी है और बड़ी भी विचित्र और अजीब भी लगेगी आपको। तो देखते हैं यहाँ पे क्या बात है। उन दिनों शारदानंद नाम के एक राजा थे, नाम आपको ध्यान में रखना है। उनकी एक गुणवती और विद्वान पुत्री थी जिसका नाम विद्युत्तमा था। ये अंडरलाइन करना है कि उस राजा की एक पुत्री थी जिसका नाम था विद्युत्तमा। वह बहुत सुंदर और रूपवती भी थी। उसके रूप, गुण और ज्ञान की प्रशंसा दूर दूर के देशों तक फैली हुई थी। विद्युत्तमा को अपने रूप, गुण और ज्ञान का बड़ा घमंड था और जितनी वो खूबसूरत थी, ज्ञानी थी, गुणी थी, उसका ही एक कमज़ोर और कह सकते हैं कि उसके प्रति विद्युत्तमा को बहुत ही अहंकार था, बहुत ही घमंड था। अपने विवाह के संबंध में उसने एक घोषणा कर रखी थी कि जो उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा उसी के साथ वो अपना विवाह करेगी। और तब उसने एक ऐलान कर दिया था, घोषणा की हुई थी कि जो भी उसे हराएगा वो उसे साथ शादी करेगा। उसके जो प्रश्न का प्रत्युत्तर जवाब ठीक से देगा उसी के साथ वो शादी या विवाह करेगी। उसकी इस घोषणा की जानकारी जैसे जैसे पास पड़ोस के देशों तक पहुंचती गई, वहाँ के विद्वान तथा पंडित विद्युत्तमा से शास्त्रार्थ करने के लिए आने लगे। और क्या हुआ, वहाँ लोग उसके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए आने लगे, लेकिन विद्वान या पंडितों को बड़ी ग्लानि का अनुभव हो रहा था और वे इसका बदला लेने का उपाय सोचने लगे। लेकिन क्या हुआ कि वो हर एक को
जितने भी विद्वान थे वो सबको वो हरा देती थी और हरा के उनकी बेइज्जती भी इतनी करते थे, अपमान भी इतना करते, और इस वजह से उन पंडितों के अंदर इतना रोष पैदा हुआ कि वो उससे बदला लेने के लिए एक मंसूबा बनाया, उन्होंने सोचने लगे। विद्वानों और पंडितों ने मिलकर तय किया कि विद्युत माँ का विवाह किसी मूर्ख से करवा दिया जाए तो इसका घमंड टूट जाएगा और वे अपने अपमान का बदला भी ले सकेंगे। अतः अब वे ऐसे एक मूर्ख की तलाश में रहने लगे और वो इस मूर्ख व्यक्ति को तलाश के लिए आसपास नज़र रखने लगे थे। संयोग से एक बार उन्हें एक दिन एक ऐसा ही मूर्ख युवक मिल गया जो क्या कर रहा था, वो पेड़ की जिस डाली पर बैठा था उसे ही काट रहा था। ये अंडरलाइन करना है कि उनको एक ऐसा मूर्ख व्यक्ति मिला जो क्या कर रहा था, जिस पेड़ की डाली पर बैठा था उसे ही वो काट रहा था। पंडितों तथा विद्वानों को लगा कि उससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा, इसलिए पंडितों ने उसे पेड़ से नीचे उतारा और समझा बुझाकर एक सुंदर राजकुमारी से उसका विवाह करा देने की बात कहकर तथा लालच देकर अपने साथ चलने को राजी किया। पंडित ने उस मूर्ख युवक को ये बात अच्छी तरह समझा दी थी कि वहाँ कुछ नहीं बोलेगा और गूंगा बना रहेगा, नहीं तो उसका विवाह नहीं होगा। वह मूर्ख युवक बड़ा खुश हुआ, उसने पंडितों की बात मान ली और उनके द्वारा दिए गए अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए। पंडित उसे विद्युत माँ के पास साक्षात के लिए ले गए तो और